तो आज जैसे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, तो आपकी स्पेशलिटी किस सेक्टर में है? आप देख रहे होंगे कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बूम आ गया है। तो जैसे हमारी मार्केट जो है पूरे इंडिया में 3.5 लाख करोड़ प्रीमियम की है, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ प्रीमियम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही आता है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मजे जी, जैसे आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस का बहुत चल रहा है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, बहुत कॉल्स आती हैं कि आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये कर लीजिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लेने में क्या फ़र्क है? इसके बाद हमारा जो कवर रहता है, एक होता है फिडेलिटी गारंटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर है, जो कि हमारे शॉपकीपर्स को लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद रवि कपूर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से इस पॉडकास्ट पे मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और आज वो अपने मुकाम पे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मायने रखता है। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस हर इंसान लेता है। और इंश्योरेंस में बहुत बड़ी गैप, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत चैलेंजेस भी आते हैं और लोगों को बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि इंश्योरेंस तो ले ले, लेकिन उसका क्लेम कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आज हम दूर करने जा रहे हैं और मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर अभिनव महाजन से। जी हाँ, अभिनव महाजन जी, जी हाँ, ऑनर ऑफ मर्करी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव महाजन, डायरेक्टर मर्करी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमने 2006 में फॉर्म की थी और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में ही है और ब्रांच ऑफिस है गुड़गांव में है। और हमें लगभग 20 साल से ऊपर हो गए इंश्योरेंस फील्ड में, जिसके अंदर हम लाइफ, जर्नल, नॉन लाइफ और हर तरह की इंश्योरेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 1999 से आप स्टील और सीमेंट के बिजनेस से इंश्योरेंस सेक्टर में आपने कन्वर्ट किया। तो आप अपने बारे में बताइए, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ही आपने प्रोडक्ट से सर्विस लाइन में ट्रांसफ़र किया है? जैसे कि आपने कहा कि 1999 से मैंने ये अपना फील्ड को चेंज किया। 1999 में मैंने यहाँ पे स्टील और सीमेंट की स्टॉकिशिप ली थी, पर उसके अंदर क्या था, टर्नओवर गेम था। टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा था पर मार्जिन बहुत लेस था। तो 2002-03 में ना इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लाइसेंस इंडिया के अंदर आए। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट भी ब्रोकर ड्रिवन है, जैसे आप सऊदी अरेबिया की बात करें या यूएई की बात करें या यूरोप की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर जगह जो मार्केट इंश्योरेंस की चलती है वो ब्रोकर के थ्रू चलती है। तो वो कॉन्सेप्ट 2003 में IRDA ने इंडिया के अंदर भी ब्रोकिंग लाइसेंसेज आए, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज आई। उसके बाद हमें ब्रोकिंग लाइसेंस दिल्ली का मिला और हमने इंश्योरेंस के अंदर अपने एक मुकाम तक पहुंचे। तो आज जैसे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, तो आपकी स्पेशलिटी किस सेक्टर में है? वैसे तो हम हर तरह की इंश्योरेंसेस करते हैं, पर हमारी जो मेन कोर एरिया, जो जिसे कहते हैं, ये स्पेशलिटी कहते हैं, वो है प्रोजेक्ट इंश्योरेंसेस। आप देख रहे होंगे कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बूम आ गया है। तो जैसे हमारी मार्केट जो है पूरे इंडिया में 3.5 लाख करोड़ प्रीमियम की है, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ प्रीमियम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही आता है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारी जो मेन मास्टरी है या एक्सपर्टाइज है, वो हमारी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या इंजीनियरिंग पॉलिसीज इस तरह से है। तो मजे जी, जैसे आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस का बहुत चल रहा है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, बहुत कॉल्स आती हैं कि आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये कर लीजिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लेने में क्या फ़र्क है? आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस पे जाइए और कंपेयर करिए और इसको ले लीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसमें अवेलेबल भी हैं, पर इसमें क्या है, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है एक ट्रेडिशनल वे से चलता आ रहा है। जैसे कि आपका पर्सनल टच होना चाहिए एजेंट के साथ। एजेंट आपको ऑफलाइन मॉडल में पूरा प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा, पॉलिसी के बारे में समझाएगा, जो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ स्टेज पे कुछ कमी रह जाती है। तो हमारा रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी ब्रोकर से या अपने एजेंट से ही पॉलिसी लें, ना कि डायरेक्ट ऑनलाइन लें, क्योंकि क्लेम के टाइम भी आपका एजेंट और ब्रोकर आपको उसमें सहायता करेगा कि क्लेम आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि अगर आप 1 to 1 टच में रहेंगे तो आपको मालूम है कि मुझे अगले साल भी इनको रिन्यू करवाना है, तो आपकी जवाबदारी रहती है। ऑनलाइन में क्या है, अभी कॉल आ रही हैं, अगली बार स्टाफ चेंज हो गया, उन्होंने क्या कमिटमेंट की थी, क्या नहीं की थी,
तो आई थिंक ये बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के साथ। बिल्कुल है। और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में जो इनकी CRM टीम आपको फॉलोअप कर रही है, वो टीम ही छोड़ के चली जाती है, तो उसका फॉलोअप खत्म हो गया, रिन्यूअल लैप्स हो गया, और जब क्लेम आया तो पता लगा कि पॉलिसी ही रिन्यू नहीं हुई। तो ये भी कई कमियां हैं जो ऑनलाइन के अंदर हैं। वैसे तो फॉलोअप उनका अच्छा रहता है, पर ह्यूमन फैक्टर तो वहाँ भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं एरर आने की चांस रहती है। मतलब टोटली मार्केटिंग हो रही है उसकी सर्विसेज के नाम पे। वो बोलते हैं जी आप कंपनी में क्लेम दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और इसमें ऐसा भी है ना, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने ऑनलाइन में गए, तो आपका वहाँ पर्सनल टच नहीं है, आपको एक कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा। तो आप कस्टमर केयर नंबर पे कौन बैठा है, जिसने पॉलिसी सेल की थी तो वो तो कोई और था, प्रोसेस किसी और ने करी, और सर्विस देने के बाद कोई और आ गया, तो आपके 2 या 3 फेज चेंज हो जाते हैं सर्विसिंग के टाइम, जिससे कि आपका जो सर्विस लेने का जो पीरियड है, या जिसे टैट बोलते हैं हम, तो टर्न अराउंड टाइम आपका चेंज हो जाता है। अगर आप पर्सनली एक एजेंट या ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपको एक एफिशिएंट सर्विस दे सकता है। शुरू से लेके आखिर तक आपसे वही जुड़ा हुआ है, पॉलिसी लेने तक, क्लेम लेने तक वही एक पर्सन ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। और इसको आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, या आपकी गाड़ी के बारे में, या आपके घर के बारे में, या आपकी फैक्ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो पर्सनली विजिट करके इंश्योरेंस कर रहा है, ना कि ऑनलाइन हो रहा है कुछ। थोड़ा होम इंश्योरेंस के बारे में बताइए कि देखिए आजकल हर घर में ज्वेलरी तो रहती है, ठीक है, और बर्गलरी और फायर की भी दिक्कत रहती है। जैसे हम घटनाएं देख रहे हैं, कभी आग लग गई, किसी घर में आग लग गई, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे लग गई, सेकंड फ्लोर वाले फंस गए वहाँ। तो होम इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये होम इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, हो भी रही है, पर लोग लोन लेते हैं तो बैंक उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर की इंश्योरेंस कर देता है, और उतना ही करता है जितने का आपने लोन लिया हुआ है, और प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है वो लोन की कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इसमें लैंड इंश्योर नहीं होती, पर स्ट्रक्चर के अंदर, फिर उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। लोगों ने फर्नीचर फिक्चर इंटीरियर लगाया हुआ है, महंगे महंगे अप्लाइंसेज हैं, किचन अप्लाइंसेज हैं, होम अप्लाइंसेज हैं, ज्वेलरी भी घर पे है। तो होम इंश्योरेंस कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता। अगर मैं कहना चाहूँ तो 1 करोड़ के ऊपर आप मान के चलिए, अगर हम सारे सेक्शंस को कवर करते हैं, जिसके अंदर फायर भी कवर हो रहा है, आपका बर्गलरी भी कवर हो रहा है, ऑर्नामेंट्स भी कवर हो रहे हैं, ज्वेलरी भी कवर हो रही है, आपके वैल्यूबल फर्नीचर फिक्चर भी कवर हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ के पीछे 8-9 हज़ार रुपये का प्रीमियम आता है। तो ये कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। वैसे 1 करोड़ की कवर के ऊपर खाली 8-9 हज़ार रुपये के आसपास। अगर हम उसको मंथली कैलकुलेट करें तो 700-800 रुपये, 700-800 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ विद GST। मतलब 1 करोड़ की इंश्योरेंस करने के लिए हमें 1000 रुपये देना है, और हम पूरी तरह से सिक्योर हैं। पर मंथ पूरी तरह से सिक्योर है। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% रिप्लेसमेंट पे आपको क्लेम मिल जाएगा, पर कंपनसेशन इतना जरूर होगा जो आपको सपोर्ट कर देगा। 70-80% तो रेशो ही है, 70-80% तो रेशो ही है इसका। मिलेगा। आप तो देखो, नॉर्मल इंसान के पास यही इन्फॉर्मेशन होती है कि भी हम होम इंश्योरेंस करवाएंगे तो 30-40 हज़ार रुपये हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा, पॉलिसी का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 8-9 हज़ार में हो जाएगा, और 1000 रुपये पर मंथ उसका प्रीमियम आएगा। बहुत बढ़िया। तो अभिनव जी, आप ज्वेलरी सेक्टर से बहुत डीप तक जुड़े हुए हैं, तो आपके पास ज्वेलर्स के लिए कोई पॉलिसी है? सर, आपने बिल्कुल सही पूछा। मैं लगभग पिछले 4 से 5 साल से गुड़गांव ज्वेलर एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, नारनौल में भी जुड़ा हुआ हूँ, रेवाड़ी में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी एक प्रोडक्ट है, पॉलिसी है, ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी। ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी के अंदर जस्ट लाइक शॉपकीपर पॉलिसीज आपके वेरियस सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि पहला सेक्शन ये होता है कि स्टॉक इन द प्रेमिसेस, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपकी शोरूम के अंदर, एक शॉप के अंदर जितना भी माल है वो पूरा सिक्योर रहेगा, चाहे ज्वेलरी है, चाहे डायमंड ज्वेलरी है, चाहे सिल्वर वेयर है, चाहे ऑर्नामेंट्स हैं, किसी भी तरह के वैल्यूबल आइटम वो आपके उसमें कवर है। उसके अंदर एक सेक्शन और होता है प्रॉपर्टी एट द रेजिडेंस। उसका मतलब ये है कि डायरेक्टर के या शॉपकीपर के या ओनर के घर के लॉकर के अंदर भी शॉप की प्रॉपर्टी या कि शॉप के ऑर्नामेंट्स या शॉप की ज्वेलरी आपके घर में पड़ी है तो वो चीज़ भी कवर रहती है अगर वो ऑप्ट करता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है प्रीमिसेस वैल्यूबल आइटम्स एट द बैंक लॉकर्स। इसका मतलब ये है कि बैंक लॉकर्स में या प्राइवेट लॉकर्स जो आपके जैसे कई कंपनीज है मार्केट में, जो होलसेल मार्केट में कई बार होता है कि रात को तो बैंक बंद हो जाते हैं, हम रख नहीं पाते, पर वो लॉकर्स खुले होते हैं तो उसके अंदर भी वो चीज़ कवर रहती है। उसके बाद एक सेक्शन हमारा होता है ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्ट, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, सेफ कस्टडी में लेके जा रहे हैं,
आप जैसे अब चांदनी चौक से लेके आ रहे हैं, गुड़गांव में शोरूम है, या गुड़गांव से कहीं आप सोना लेके जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरा शोरूम है, तो उसमें डेजिग्नेटेड ओनर, उसका एम्प्लॉय या कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव जो कि डायरेक्टली आपकी शॉप के साथ कनेक्टेड है, उसमें ट्रांजिट की लेग एक कवर रहती है। इसके बाद एक हमारी लेग कवर रहती है जो कि ज्वेलरी आपने गोल्डस्मिथ, मीनाकार, पॉलिश मेकर को हमने कारीगर को दे रखी है। एक सिंपल वर्ड में हम समझे तो कारीगर के पास जो उसके शॉप के ऊपर या उसकी वर्कशॉप में जो भी मेटल आपका पड़ा है, तो वो भी आपका सिक्योर्ड रहता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क का फैक्टर होता है कि आपकी शॉप से तो निकल गई, पर आपकी शॉप में तो बहुत अच्छे सिस्टम लगे हुए हैं, सीसीटीवी है, कैमरा है, गार्ड भी है, रात को प्रॉपर सेफ में भी रहता है। पर जहाँ कारीगर के वहाँ होता है तो वहाँ पे प्रेमिसेस में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, होती हैं पर इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो भी आपका उसमें कवर मिलता है। इसके बाद हमारा जो कवर रहता है, एक होता है फिडेलिटी गारंटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर है, जो कि हमारे शॉपकीपर्स को लेना चाहिए। फिडेलिटी गारंटी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि आपका अपना ही एम्प्लॉय अगर सामान लेके जा रहा है और वो लेके रास्ते से गायब हो गया या वो लेके भाग जाता है, तो वो भी उसकी लेग भी आपकी इंश्योरेंस में कवर रहती है। ठीक है। इसके बाद डिसऑनेस्टी ऑफ थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का मतलब जो कि आपका थर्ड पार्टी, जैसे कि आपका कारीगर है, उसका एम्प्लॉय लेके भाग गया, कारीगर लेके भाग गया, तो वो भी आपका कवर्ड है। या आपका जैसे कि होलसेल मार्केट से कोई आपको सप्लाई करने आ रहा था, वो रास्ते में वो लेके भाग जाता, तो वो भी एक थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है आपका, वो भी उसके अंदर कवर रहता है। देखा जाए तो मतलब एक पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो हमारी जो शॉप भी कवर हो गई, हमारे कारीगर भी कवर हो गए, हमारा ट्रांजिट भी कवर हो गया, ठीक है, कारीगर भी कवर हो गया। हाँ जी, तो सारी चीजें कवर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। अब आइए सबसे बड़ी जो बात है, हम ज्वेलरी का तो इंश्योरेंस ले लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि शोरूम बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, उसके अंदर इंटीरियर में भी 2000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 5000 रुपये, 7000 रुपये स्क्वायर फीट का लोग इंटीरियर कराते हैं। तो स्ट्रक्चर इंश्योरेंस भी हमारी उसके अंदर एक लेग है, जिसमें आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, फर्नीचर, फिक्चर, इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, एसी हो गए, बीआरवी प्लांट्स हो गए, डीजी सेट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, सर्वो हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी वो इंश्योरेंस हो जाती है। और आजकल तो लोग रूफटॉप सोलर भी लगाने लग गए दुकान के ऊपर, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो उसका भी हम पूरा इंश्योरेंस करते हैं कि कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो फायर के अंदर उसमें भी उतना ही डैमेज होगा जितना आपके ज्वेलरी के अंदर होगा। तो ये चीज़ आपको सब चीज़ कवर करनी चाहिए। अब कुछ लोग आपकी फेटर्निटी के अंदर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आपकी शॉप से तो मटेरियल निकल गया, तो वहाँ एग्जीबिशन के अंदर जैसे 3 दिन की एग्जीबिशन है, 4 दिन की एग्जीबिशन है, तो आपका एग्जीबिशन पे भी हमारा रिस्क कवर रहेगा। उसके अंदर भी हम ऑल रिस्क पॉलिसी देते हैं एग्जीबिशन की एक्सटेंशन देके। तो जितने दिन की एग्जीबिशन है वो एक्सटेंशन डे की पॉलिसी भी होगी, उसमें ट्रांजिट भी कवर होगा, वहाँ पे कुछ चोरी वोरी होगी, कुछ हो गया, वो सब कवर। हाँ जी, वो सब कुछ कवर रहेगा। बस उसमें एक वारंटी रहती है कि जब शाम के टाइम एग्जीबिशन ख़त्म हो रही है तो आपने वहाँ पे जो कॉमन वॉल्ट होता है, वो जो आपको सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको दिया होता है, आपने मटेरियल वहाँ पे उसके अंदर रात को वहाँ पे वॉल्ट में ही रखना है और उस कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं खुद ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बट आपने जो नॉलेज दी है ना, मुझे भी, मैं सही बताऊँ, मुझे भी इतनी नहीं पता था। तो ये आई थिंक ज्वेलर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि आपने अपनी शॉप को कवर किया, उसके बाद आपका जो स्टाफ है कारीगर को देने गया या कहीं सप्लाई के लिए गया, वो भी कवर है। और कारीगर के यहाँ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है वो भी कवर है। कारीगर भी कुछ लेके चला जाता है, वो भी कवर हो जाती है। आप एग्जीबिशन जाते हैं, वो भी कवर है। तो एक बार आप मेन बात वो भी बता दीजिए, इसका प्रीमियम कितना है? सर लगभग इसमें क्या होता है कि हमारे जो अंडरराइटर होते हैं, जो कि हमारे को कोटेशंस देते हैं, वो रिस्क को समझते हैं। आपके पास वहाँ शॉप के अंदर क्या आपने सेफ्टी मेजर ले रखे हैं, सीसीटीवी है तो है, उसके हाई रेजोल्यूशन है क्या है, कैसे टीवी है,
स्मोक डिटेक्टर है, फायर सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा। तो ये वेरी करता है, शॉप टू शॉप वेरी करता है। और आपका 24 आवर्स गार्ड है वहाँ पे कि नहीं है, कि कॉमन गार्ड है वहाँ पे। कई बार होता है कि 10 दुकानों का एक ही गार्ड होता जैसे है। मॉल हो गया तो मॉल में तो कॉमन गार्ड होते हैं, और कई शॉप पे ऐसा होता है कि रात को भी गार्ड है और सुबह भी गार्ड रहता है, 24 आवर एक गनमैन रहता है। तो वो लगभग आप वैसे समझना चाहेंगे तो 0.30% ऑफ दी सम एश्योर्ड होता है। जैसे कि 1 करोड़ की अगर ज्वेलरी है तो 30,000 रुपए के आसपास प्रीमियम आएगा आपका। और उसके अंदर जो बाकी की लेग्स अगर आप ऐड करते हैं, जो मैंने आपको डिस्कशन में समझाया, तो मोटा मोटा ये समझ लो 5-10 हज़ार रुपये और बढ़ जाएंगे। और 0.20% से लेके 0.30% तक का इसका रेट रहता है। ओके, तो यानी कि अगर बात करें, अगर किसी की शोरूम में 1 करोड़ की ज्वेलरी है तो 1 करोड़ हम 30,000 पर एनम के हिसाब से उसको कवर कर सकते मोटा मोटा 30,000 पर एनम पे आपका लगभग मैक्सिमम रिस्क कवर हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो अगर इसको मंथली हम लें तो शायद 2,500 रुपये महीना। हाँ जी है तो मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं रही है। तो सर, सिक्योरिटी एजेंसी से भी सस्ता है। मैं तो वही कह रहा हूँ, एक एम्प्लॉय कम से कम 18,000 20,000 तो जो है वो सैलरी लेगा, तो 2,500 रुपये आप 1 करोड़ के ऊपर दे रहे हैं। हाँ जी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अभिनव जी, ज्वेलर्स पॉलिसी के लिए तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि अगर किसी को क्लेम करना है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी है? सर, इसमें 2 तरह के क्लेम हैं जो ज़्यादा आते हैं। एक आता है शॉप लिफ्टिंग का। ओके। क्या होता है, दिवाली के दिनों में बहुत भीड़ होती है, या शादी के सीज़न जब चलता है आप लोगों का, तो उस टाइम दुकान पे बहुत भीड़ होती है, तो दिखाते दिखाते लोग सामान उठा लेते हैं। यस। तो उसमें हमारे को सिर्फ एक आपकी सीसीटीवी की फुटेज प्रेजेंट जब एक्सीडेंट हुआ है, प्लस एफआईआर की कॉपी, 2 तो ये मेन डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद आते हैं जो सर्वेयर आते हैं, वो आपका स्टॉक इन्वेंट्री चेक करता है। ठीक है। तो आपकी जो इन्वेंट्री होती है लोगों की एक्सेल फॉर्मेट, या आपके लोगों के जो अपना सॉफ्टवेयर है उसमें आप मेंटेन रखते हो, तो वो टैली के डाटा से, या आपके जो भी स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस है उस डाटा शीट से आपकी वो मैच होनी चाहिए। जो आप डेली जैसे मेटल को बाहर निकालते हैं लॉकर से सुबेरे और शाम को वापस रखते हैं, तो पूरी क्वांटिटी आप चेक करके ही दोबारा वापस रखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरा क्लेम आता है हमारा ज़्यादातर ये फिडेलिटी वाला, कि एम्प्लॉय लेके चला गया, या रास्ते में कोई लेके जा रहा था उसके बैग में से सामान निकल गया। तो ये 2 तरह के क्लेम आते हैं। तो उसके अंदर भी एफआईआर एक मेन डॉक्यूमेंट रहता है, स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रहता है जो आपका जिसके बैग में से सामान निकल गया है, प्लस आपकी इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है, इनवॉइस होगा। अगर होलसेल मार्केट से आ रहा है तो आपकी फर्म के नाम का वो इनवॉइस लेके आ रहा होगा, या आपकी शॉप से भी कहीं माल लेके जा रहा है, या जो ऑर्नामेंट लेके जा रहा है, या ज्वेलरी लेके जा रहा है, तो आप उसको एक रस्ते का इनवॉइस देंगे, या आपको वाउचर देंगे, या एक आजकल नया वो चला है ऑन अप्रूवल का, एक आप उसको देते हैं। जो भी पसंद आ जाता है किसी को तो उसका इनवॉइस हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम आपकी चाहिए। फायर के क्लेम में क्या होता है, सपोज कभी शॉप में फायर हो गई, तो फायर के क्लेम में हमें एक वहाँ की लोकल रजिस्ट्री, हाउस टैक्स की रसीद, आपका कैपिटलाइजेशन बिल्डिंग का बैलेंस शीट के अंदर है कि नहीं है, ये सारा प्रोसेस चाहिए होता है सैंक्शन प्लान के साथ। तो ये आपके छोटा सा एक प्रोसेस है जो अपना टीम के अंदर 5-6 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सर, बड़े बड़े जो ज्वेलर्स हैं, जॉय लुकास, मालाबार, ये अपने कस्टमर को इंश्योरेंस देते हैं, तो क्या छोटा ज्वेलर्स भी ये ले सकता है? सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। ये अब छोटे ज्वेलर्स को भी हमने एक प्रोडक्ट दिया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, इसको बोलते हैं एफएनईटी इंश्योरेंस। एफएनईटी इंश्योरेंस ये आपकी वैल्यू एडिड सर्विसेज की तरह काम करेगा। जैसे आपने किसी को 10 लाख की ज्वेलरी दी, तो उसमें आपने कस्टमर को एक अपनी तरफ से या कस्टमर से जैसे भी आपको लगता है, जो भी आप उसको ऑफर देना चाहते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रीमियम लिया, उसकी ज्वेलरी वहाँ पे इंश्योर्ड हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, अगर वो कहीं पहन के जा रहा है तो उसमें चेन स्नैचिंग भी कवर हो गया। अगर वो घर में रखी हुई है ज्वेलरी लॉकर में से बर्गलरी हो जाती है, बर्गलरी मतलब ताला तोड़ के जबरन ले गया कोई, तो वो भी कवर है। अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, एयरपोर्ट से जा रहा है या रेलवे में जा रहा है और उसके बैग में से निकल जाती है, तो वो चीज़ भी कवर है। तो ये पॉलिसी इतनी अच्छी है कि आप मतलब आप अलग से अगर आप करना चाहें, आप अपने काउंटर पे स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेल को बूस्ट करेगा कि भाई तुषार जेम्स एंड ज्वेल हमारे को ये पॉलिसी भी इसके साथ दे रहे हैं।
क्योंकि अभी तक तो सुना था ना बड़े बड़े ज्वेलर्स ही देते हैं, तो आपने जैसे बताया तो इसका मतलब कोई भी ज्वेलर से पॉलिसी ले सकता है। यस, उसकी हम ड्यू डिलिजेंस करने के बाद उसके क्या ट्रांजैक्शंस रहती हैं, क्या टर्नओवर है, हम आपको वो पॉलिसी दे सकते हैं। मास्टर पॉलिसी आपकी शॉप के नाम इशू हो जाएगी, उसमें से फिर आपको सर्टिफिकेट निकलते रहेंगे जिसको भी आप देंगे। अब उसमें जब क्लेम आएगा तो हमें एफआईआर की कॉपी और इनवॉइस चाहिए जो आपने उसको इशू किया हुआ था। जिस प्राइस पे आपने उसको ज्वेलरी दी थी उस प्राइस पे ही मिलेगा उसको क्लेम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत रहती है आपके जो गोल्ड प्राइस ज्वेलरी के अंदर। पर हम इनवॉइस प्राइस पे इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो इनवॉइस प्राइस पे ही, मतलब अगर इन्होंने 6 महीने पहले जिस भी गोल्ड प्राइस पे खरीदा है, हाँ जी, उसी वैल्यू पे आपको क्लेम देंगे। यस। कोई ऐसा एक एग्जांपल है आपके पास जो आप बता सके कि ज्वेलरी सेक्टर में किसी ने इंश्योरेंस ली थी और उसको क्लेम देना पड़ा? सर, गुड़गांव के अंदर ही मेरे 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। एक है जयप्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड करके सदर बाजार गुड़गांव के अंदर, और एक है श्री गिरिराज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड करके। तो उनके दोनों के पास शॉप लिफ्टिंग के क्लेम आए हैं। यही जो मैंने आपको बताया ना कि शॉप लिफ्टिंग के क्लेम आए और वो पूरे सेटल भी हो गए। तो ये दोनों क्लेम मैंने सेटल कराए थे और मेरा मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम 3 महीने के आसपास लगा, क्योंकि 90 डेज में पुलिस फाइनल रिपोर्ट देती है कि भी बरामदी नहीं हुई है या कोई कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया है। तो 3 महीने के अंदर वो हमने क्लेम सेटल करा दिया। एक आपने मुझे बताया था बिजनेस इंटरप्शन, फायर लॉस और प्रॉफिट इंश्योरेंस। ये होती है सर, देखो बिजनेस इंटरप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने मुझसे इंश्योरेंस कराई, फायर हो गई, ठीक है, 6 से 8 महीने लग गए पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके दोबारा से बनाने भी, तो उस 6 महीने में आपका जो भी प्रॉफिट का लॉस हुआ वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अच्छा, मतलब अगर क्लेम लिया, मतलब भगवान न करे आग लग गई किसी के यहाँ, कुछ हो गया, तो 6 महीने तक वो दोबारा रिनोवेशन हुआ, जो हमें स्टाफ की सैलरी देनी थी या बिल्डिंग का रेंट था या जो भी था, वो इंश्योरेंस कंपनी देंगी? नहीं, इसमें क्या है, प्रॉफिट का जो लॉस हुआ आपका। अच्छा, और ये फिर कैसे एवरेज निकालते हैं? सर, ये हम ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बैलेंस शीट का 3 साल का ट्रेंड देखते हैं। ओके, तो ये आपका क्या ट्रेंड रहा, जैसे सपोज आपने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखाया एग्जैक्ट है, तो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इनटू 6 मंथ्स। ओके, तो वो हम आपको उस हिसाब से वो एक्स्ट्रा आप अपनी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अलावा आप मुझसे वो क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत ही डीप में जाके आपने, मतलब क्या कंपनी ने दिए या आपने कंपनी को अप्रूवल दिया था ये नई नई चीजें लाने के लिए? नहीं सर, ये कंपनी के पास प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल था। हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये जरूर लें, क्योंकि अब जैसे अभी 15 दिन पहले ही एक केमिकल फैक्ट्री में मानेसर में आग लगी है और बहुत बड़ी फायर हुई है, उसको कम से कम 1 साल लग जाएगा दोबारा बनाने में। तो कम से कम 30-35 करोड़ का क्लेम है वो, तो ये पॉलिसी लेनी चाहिए सर। तो अभिनव जी, और कोई एग्जांपल आपका जिसमें आपने क्लेम दिलवाने में मदद की? सर, ऐसा है कि मैंने पिछले 20 सालों में लगभग हर एक सेक्टर में इंश्योरेंसेस की हुई हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग पॉलिसीज मैंने आपको बताया, कंट्रैक्टर ऑल रिस्क है, इरेक्शन ऑल रिस्क है, WC वर्कमैन कंपनसेशन है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस है, 5 स्टार होटल्स हैं मेरे पास। ओके, और रिटेल सेक्टर में लगभग आज की डेट में 8 से 10 हज़ार कस्टमर हैं जो कि पिछले 20 सालों में हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा जो क्लेम मैंने सेटल कराया है, यहीं पे हमारे गुड़गांव में एक कंपनी है कोरम क्लब प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में है। और उनकी एक प्रॉपर्टी थी हैदराबाद के अंदर, जो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी थी, जो कि मार्च 25 में ही बनी थी और दिसंबर में फायर हो गई। तो बिल्कुल 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी थी और लगभग मैंने और उनके एफर्ट से और मेरे एफर्ट से हमने मिलकर उनको 19 करोड़ के आसपास क्लेम दिलाया है, जो कि ICICI लोम्बार्ड ने हमारा लगभग 7 से 8 महीने में क्लेम पूरा सेट। 19 करोड़ का क्लेम? हाँ जी, 19 करोड़ का क्लेम, जिसके अंदर बिजनेस इंटरप्शन भी था। ओके, उसमें मतलब 6 से 8 महीने के प्रोसेस के अंदर ही ICICI लोम्बार्ड ने उनको क्लेम को सेटल कर दिया। और जैसे फायर हमारी हुई थी दिसंबर में, जनवरी में ICICI लोम्बार्ड ने हमारे को ऑन अकाउंट पेमेंट कस्टमर को दे दी, कि जिससे कि वो काम अपना तेजी से कर सके और फटाफट इसको कंप्लीट करके और अपना प्रोसेस चालू करे बिजनेस का। तो बताइए। हाँ जी, बाकी तो हमारे रिटेल सेक्टर के अंदर क्लेम तो आते ही रहते हैं, जैसे मोटर है, मेडिक्लेम है, ये तो फ्रीक्वेंट क्लेम है, हर महीने में 50 क्लेम 20 क्लेम तो आते ही आते हैं। तो आप बताइए, और किन किन सेक्टर में आप इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जनरल इंश्योरेंस में लाइफ और नॉन लाइफ दोनों तरह की पॉलिसीज करते हैं।
ओके। ठीक है। मेजरली मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस हम बहुत करते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ पर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करते हैं। तो ये इस तरह में, ये तो रिटेल के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब कॉर्पोरेट के अंदर हम जो पॉलिसीज़ करते हैं, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा एक यूनिक प्रोडक्ट आया है, साइबर इंश्योरेंस। ओके। और एक ग्रुप मेडिक्लेम होता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वर्कर्स के लिए वर्कमैन कंपनसेशन होता है, फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कॉर्पोरेट के कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो ग्रुप के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम और अच्छा प्रीमियम हम लोगों को मिलता है। नंबर ऑफ लाइफ जैसे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो उसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, ये प्रीमियम हमारे को वहाँ से मिलता है। तो विनोद जी, जैसे आपने बताया कि 2003 में प्राइवेट सेक्टर ने इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री की, तो आपने उसी टाइम एंट्री की, तो तब से और अब आज के सफ़र में आपको क्या फ़र्क लगता है? सर, इसमें जैसे 2002 में प्राइवेट कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, क्योंकि जैसे कि इफ्को टोक्यो, बजाज, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, ये कुछ कंपनियां जनरल इंश्योरेंस साइड की थी। ऐसी ही लाइफ इंश्योरेंस में ICICI प्रूडेंशियल, बजाज लाइफ, टाटा लाइफ, SDFC लाइफ। तो लगभग 2003 में 12 कंपनियां, जिसमें 4 PSU, 1 LIC और बाकी की प्राइवेट कंपनियों ने मार्केट का अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराने के बाद, IRDA पास कराने के बाद शो में मार्केट के अंदर आए। आज हम 2026 में बैठे हैं। लगभग ज़्यादा नहीं तो 30 से प्लस इंश्योरेंस कंपनीज अब मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, जिसके अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें लाइफ भी है, नॉन लाइफ भी है, और स्पेशलाइज कुछ कंपनियां हैं जो स्पेशल लाइंस पे ही काम करती हैं। ज़्यादा कंपनियां आ गई और FDI इन्वेस्टमेंट 100% खुलने के बाद तो अब भी सुनने में ये आ रहा है कि और 5-10 कंपनियां जो लाइसेंस अप्लाई करके बैठी हुई हैं, सभी भी इंडिया के अंदर एंटर कर रहेंगी। तो लगभग जो 2030 तक हमारी जो इंश्योरेंस मार्केट है वो 5 लाख करोड़ के आसपास का प्रीमियम क्रॉस कर जाएगा, जो कि अभी 3.5 लाख करोड़ के आसपास कर रहा है। अब आप बोलेंगे इतनी कंपनी आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, लोगों के पास रीच बढ़ेगी, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट लाएगी जिससे लोगों को समझने में आसानी होगी और लोग फटाफट उसको इंश्योरेंस को लेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था कि 4 PSU होती थी, उनके 4-5 ही प्रोडक्ट होते थे, वही प्रोडक्ट बिकते थे। आज तो आप मानेंगे तो मतलब 50 से 60 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि कॉर्पोरेट, रिटेल और एक इंडिविजुअल को हम लोग देते हैं। पहले तो लिमिटेड ही होती थी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, मोटर इंश्योरेंस हो गई। पहले 4 तरह की पॉलिसी होती थी जी। पहले फायर इंश्योरेंस होती थी, बर्गलर इंश्योरेंस होती थी। आपकी जिनके पास थोड़ी सी सेविंग की कैपेसिटी होती थी तो वो LIC ले लेता था। थोड़ा सा और अच्छी कैपेसिटी होती थी तो वो मेडिकल हेल्थ भी ले लेता था 2-3 लाख रुपए की। आज तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 प्रोडक्ट हैं जो कि रेगुलर मार्केट के अंदर अवेल कर रहे हैं लोग, और सर्विसेज ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज की थ्रू इंश्योरेंस एजेंट्स, ब्रोकर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो 3 तरह से लोग अपने साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि हम प्रोडक्ट उनको पूरी वेट करने के बाद हम उनको प्रोडक्ट देते हैं। आप बता रहे थे कि पेट इंश्योरेंस भी होता है। हाँ जी सर, ये अब नया चलन आपने देखा होगा कि जिस तरह आदमियों के डॉक्टर होते हैं वैसे ही वेटनरी डॉक्टर्स हो गए। कुछ वेटनरी डॉक्टर्स ने तो प्रॉपर अपनी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स या चेन ऑफ क्लिनिक बना दी है। तो जितना पैसा एक इंडिविजुअल के ऊपर खर्च होता है इलाज में, लगभग उतना ही पैसा एक पेट के ऊपर खर्च हो जाता है। उसके भी MRI में उतने ही पैसे लगते हैं, उसके CT स्कैन में शायद आदमी से ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए भी, जैसे पेट इंश्योरेंस बजाज एलियांस कंपनी है वो देती है, फ्यूचर जनरली है वो देती है, HDFC अर्गो है वो इंश्योरेंस देती है। तो उसमें क्या है कि आज की डेट में हम देखेंगे कि जो पेट है वो भी एक वैल्यूबल एसेट है फैमिली के लिए। घर में जब एक डॉग या कैट होती है तो वो समझ लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर की तरह है। तो वो भी बीमार होती है तो उसको भी इलाज की ज़रूरत है, उसको भी दवाई चाहिए। तो अगर आप पेट इंश्योरेंस ले लेंगे तो वो उसका जो एक हद तक का जो खर्चा है कि वो, या उसकी कोई सर्जरी होनी है तो वो इंश्योरेंस में उसको कवर मिल जाए। तो थोड़ा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में बताइए, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता क्या है और कैसे कोई ले सकता है? अब जैसे हम लोग दिल्ली NCR की बात करें जी, तो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के अंदर सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं।
बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर जो क्लाइंट्स हमारे अमेरिका या यूएस का काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग का, या किसी और एमएनसी का बात करें, तो वहाँ पे हर तरह का रिस्क है, regarding employees also, regarding their property insurance also, regarding their work factor, जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो हमारे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, फिर उसके जो प्रॉपर्टी, जो एसेट्स है, जो ऑफिस है, उसकी इंश्योरेंस हो गई। इसके अलावा भी कुछ पॉलिसीज हैं जैसे कि डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है, उसके जो मेन डायरेक्टर्स हैं या की पर्सन हैं, वो भी सारे कवर हो जाते हैं एक पॉलिसी लेने के। एक तरह से वो लाइबिलिटी, कोई अननोइंगली कोई कुछ ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या किसी और तरह का कोई लॉस होता है, तो वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लीगल लाइबिलिटी के अंदर कवर हो जाता है। फिर एक इंश्योरेंस होती है हमारी प्रोफेशनल इंडेमनिटी। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होती है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी भी एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें कल को क्लाइंट उनके ऊपर कोई केस कर दे या उनको कोई स्यू कर दे उनकी कोई अननोन गलती के कारण, तो वो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के अंदर वो कवर रहता है। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जो हम लोग उस पर देते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइबर इंश्योरेंस एक नया स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे आजकल दिन में कम से कम आप न्यूज़ सुनते होंगे, आज इतने लाख का साइबर फ्रॉड हो गया, इतने करोड़ का साइबर फ्रॉड हो गया। तो साइबर इंश्योरेंस आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सारा दिन नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू ओटीपी एक्सचेंज भी करते हैं, कई बार ओटीपी देते भी हैं, कई बार ऑनलाइन खुद भी करते हैं। तो उसमें कहीं आपके अकाउंट से पैसा निकल जाए, कोई फिशिंग हो जाए, कोई बग आ जाए, तो उसके कारण आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो वो आपके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपका जो भी क्लेम सेटल होगा वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद, साइबर क्राइम की एफआईआर देखने के बाद आपका वो सेटल हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनी इसको पे कर। तो सीमेंट एंड स्टील से लेके और इंश्योरेंस में आपको किस में मज़ा आ रहा है काम करने में? सर देखिए, दोनों एस्पेक्ट अपने सीमेंट स्टील की इंडस्ट्री को भी मैंने देखा है। देखा जाए तो वो भी गुड़गांव के अंदर तो उस एरिया ने भी बूम किया है, पर वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम था। उसमें आप ये मान के चलिए कि डेली के डेली हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे, मार्जिन बड़ा थिन था। फिर उसमें क्या है कि कुछ सीखने को नया नहीं मिल रहा था। इस फील्ड में आने के बाद हमने इंश्योरेंस के अंदर लोगों से जुड़े, अलग अलग लोगों के साथ मिले, लोगों को समझा, उनके साथ सीखने को मिला और नए चैलेंजेस। और देखिए, दो मार्जिन तो है ही है इस काम के अंदर, तो ही इंटरेस्ट बना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए और एक मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें पैन इंडिया हम पूरे क्लाइंट्स को सर्विस कर रहे हैं। आपको अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? सर, मेरा ऑफिस एक ही जगह पे 2006 से गुड़गांव ओल्ड दिल्ली रोड सेक्टर 40 में है। ठीक है, मेरा ऑनलाइन वेबसाइट भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9871434503 है, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जाएंगे और वो पूछेंगे कुछ आपकी एजेंट्स का नाम दे दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारा नाम भी सजेस्ट करेंगे कि आप इनके थ्रू इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोई ऑनलाइन पॉलिसी ना लेके आपसे क्यों ले? अब दोनों तरह से बिजनेस हो रहा है सर, ऑनलाइन ऑफलाइन, और डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनियां भी कर रही हैं। पर हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट या कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल चीज आपको ऑफलाइन किसी इंश्योरेंस एजेंट से, ब्रोकर से या किसी भी तरह के इंटरमीडिएटरी से लेनी चाहिए। अभिनव जी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि क्यों कोई ऑनलाइन ना लेके आपसे ले? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी देखा जाए तो दोनों तीनों तरह से ऑनलाइन, ऑफलाइन और डायरेक्ट बिजनेस के थ्रू भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज दे रही हैं, पर आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि आप जिससे भी पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को आप समझिए, वारंटीज को समझिए, क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ एक्सक्लूड है। वो मेरे हिसाब से, जो मेरी बेस्ट नॉलेज कहती है, एक इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर आप और या कोई भी इंटरमीडिएटरी आपको अच्छा समझा पाएगा, ना कि डायरेक्ट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये आप मेरे हिसाब से, जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, वो यही है कि आप किसी ना किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू ही कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स
या किसी भी तरह का अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही करेंगे। डायरेक्ट करने में ये है कि कुछ चीज़ें हिडन रह जाती हैं, उनको उनका टारगेट होता है पॉलिसी बेचना। Yes. एक बार तो इसलिए कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है वो हिडन कर देते हैं। बिल्कुल तो अगर आप टच में रहेंगे किसी के, तो आपके कहने का मतलब है कि वो हिडन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगले साल रिन्यू कराने का हमेशा इंटेंशन रहेगी, इसलिए आपको पूरी सर्विस देगा। दूसरी बात ये भी है सर, जैसे आपने कोई ऑनलाइन क्वेरी की जी और उसी टाइम आपको कॉल आ जाता है, बिल्कुल। आपको जल्दी जल्दी में कोड्स दे देता है और फिर वो प्रेशर बनाता है कि अभी इसको क्लोज करो, ये ऑफर है आपके लिए या ये ऑफर है, तो आपको समझने का टाइम ही नहीं मिलता और आप लोग फिर गलत पॉलिसी या गलत कुछ चुन लेते हैं, जिससे कि क्लेम के टाइम आपको दिक्कत आती है। तो ये बहुत इंश्योरेंस एक समझदारी से लेने का प्रोडक्ट है, वो पूरी चीज़ समझने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि जब क्लेम का टाइम आए तो ये ना पता लगे कि ये चीज़ तो इसके अंदर कवर नहीं है, ये चीज़ ऐसे कवर होनी थी या इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगना था। आपको कोई बीपी शुगर थायराइड है तो इसका नॉर्मल प्रीमियम से 20-30% एक्स्ट्रा लगना था तो आपका कवर होता है। तो ये चीज़ें हिडन रह जाती। तो सर ज्वेलर्स के लिए आपके पास कौन सी पॉलिसी है? सर मैंने जैसे आपको बताया कि ज्वेलर्स के लिए हमारे पास ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी है, जिसके अंदर आपका पूरा रिस्क कवर हो जाता है, शोरूम का भी और आपके कारीगरों का भी, आपके ट्रांजिट रिस्क भी उसमें कवर हो जाता है और एग्जीबिशंस का भी कवर हो जाता है। तो उसमें लगभग जो प्रीमियम आता है हमारा 1 करोड़ का अगर सबमिशन होता है तो लगभग प्रीमियम 30 से 35 हज़ार रुपये प्लस जीएसटी का खर्चा आता है, जो मतलब कि महीने के अंदर कन्वर्ट करो तो 3,000 रुपये महीने के आसपास आपको। तो आपके कहने का मतलब है 1 करोड़ के ऊपर 2,500 रुपये महीने में हमारी शॉप भी कवर होती है, हमारा कारीगर भी कवर होता है, कारीगर का कारीगर भी कवर होता है, कहीं हम सामान ले जा रहे हैं वो भी कवर होता है, हमारी एग्जीबिशन कवर होती है, खाली 2,500 रुपये मंथ। लगभग 2,500 रुपये मंथ। बाकी डिपेंड करता है कि आप और क्या क्या कवरेजेस ले रहे हैं, तो आप इसको मान के चलिए कि 3,000-3,500 रुपये पर मंथ पर ईयर में सब कवर हो जाता है। हाँ जी। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में आप बताइए। तो जैसे कि गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली में आप कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत आ चुके हैं और ऑलरेडी इतनी कॉर्पोरेट एमएनसीज काम कर रही हैं, तो ग्रुप पॉलिसीज जो होती हैं सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चलन है वो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं पीडब्ल्यूसी, तो पीडब्ल्यूसी के इंडिया में 40,000 एम्प्लॉई है, E&Y है, E&Y में कम से कम 30,000 एम्प्लॉई है, डेलॉइट है 25 से 30,000 एम्प्लॉई। पर एम्प्लॉय कॉस्ट क्या आती है? पर एम्प्लॉय कॉस्ट आती है सर, अगर यंग एम्प्लॉई है सपोज 35 से नीचे है और 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की बात करें, पूरी फैमिली की साइज की बात करें और कंपनी उनका 5 लाख का कवर कराना चाहता है और बिल्कुल फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो मान के चलिए 15,000 रुपये पर फैमिली का, 15 से 20,000 रुपये पर फैमिली का खर्चा। तो बेटा जी क्लेम प्रोसेस के बारे में बताइए कि ज्वेलर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि अगर उनको क्लेम करना पड़े तो उनका कोई डॉक्यूमेंट कम ना हो। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी के अंदर आपका सारे रिस्क कवर हो जाते हैं। अब इसका मतलब है कि क्लेम भी किसी तरह से आ सकता है, फायर का भी हो सकता है, बर्गलरी का भी हो सकता है, शॉप लिफ्टिंग का भी हो सकता है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय का भी हो सकता है, ट्रांजिट का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो हमारे सर्वेयर आते हैं या इन्वेस्टिगेटर आते हैं, वो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, एक तो आपकी जो स्टॉक समरी होती है वो आपकी बैलेंस शीट और जीएसटी रिटर्न के साथ मैच करनी चाहिए। 2 क्वार्टर की जीएसटी रिटर्न चाहिए होती है, 3 साल का हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की कॉपी चाहिए होती है, 6 महीने की या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट वो मांग सकते हैं। उसके अलावा आपका जो डेली इन्वेंट्री आप लेजर बनाते हैं आउटवर्ड इनवर्ड का वो मांग सकते हैं। कोई ट्रांजिट का क्लेम है तो आपका जो ऑन अप्रूवल वाउचर्स होते हैं उसके पूरा रिकॉर्ड मांग सकते हैं। और डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय का अगर कोई क्लेम आता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर या आप उस एम्प्लॉय को सैलरी पक्के में दे रहे हैं तो चेक से जा रहा है तो आपका एम्प्लॉय ही माना जाएगा। अगर वो आप कैश दे रहे हैं तो उसका कैश वाउचर या उसका जो भी वेज रजिस्टर या एक सैलरी रजिस्टर है वो आप लोगों को मेंटेन करना है, जिससे कि आपका जो क्लेम है वो इजीली निकल जाए। मेन ये है कि आपको हर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका क्लेम इजीली फटाफट सेटल हो जाएगा। तो विनोद जी शॉपकीपर पॉलिसी में आपने जैसे बताया कि ज्वेलर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कभी क्लेम आए तो वो उनको मेंटेन कर सके। सर ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो भी इन्वेंट्री आपकी मूव कर रही है जी, तो उसमें आपको एक अप्रूवल वाउचर या एक वाउचर बनाना है। ठीक है, कारीगर के पास जा रही है तो भी वाउचर होना चाहिए। कोई आप ट्रांजिट में कोई लेके आ रहा है आपका डेजिग्नेटेड पर्सन तो भी उसके पास एक इनवॉइस या वाउचर होना चाहिए। एग्जीबिशन भी जा रहा है तो एग्जीबिशन में भी
आपका जो भी रास्ते का इनवॉइस बनाना या जो भी बनाना वो सारी इन्वेंट्री आपकी मैच करनी चाहिए बैलेंस शीट के फ्लो के साथ। मतलब हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास इनवॉइस या वाउचर होना चाहिए, तो हमें क्लेम में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। तो दर्शकों, इंश्योरेंस सेक्टर में आज हमने सारे सेक्टर कवर किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, सब चीज़ें कवर की। और अभिनव जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में अब मज़ा आने लगा होगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रीमियम बताया ना, 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के ऊपर खाली 2500 रुपये अप्रॉक्स लगता है। तो एक नॉमिनल सा है और हम इसमें होम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, सारी पॉलिसी ले सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि ऑनलाइन लेने से पहले एक बार ऑफलाइन कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन में वो जो स्टाफ आपको पॉलिसी बेचेगा और जब आप क्लेम करने जाएंगे तो स्टाफ चेंज हो चुका होगा और हो सकता है कोई चीज़ हिडन हो जाए। तो आप अपने नियर बाई इंश्योरेंस एडवाइज़र से सलाह लें, नहीं तो अभिनव जी से, मैं इनका नंबर कमेंट में डाल दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट आपने आखिर तक देखा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आगे और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।